What's going on everyone? Welcome back to my channel. I am सुफियान और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो पूरा सीजन टीम इंडिया के लिए बीता है, जहां पर हम गए ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद हमने खेला इंग्लैंड से, तो वर्ल्ड की दो टॉप टीमों से हमने इस सीजन खेला है। क्या हमारे लिए निकले पॉजिटिव्स, क्या रहे हमारे नेगेटिव पॉइंट्स जहां पर हमें वर्क करना है, और क्या वो एक स्पेसिफिक एरिया है जहां पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वर्ल्ड T20 से पहले। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू लाइक माय वर्क please like the channel, subscribe the channel, press the bell notification and follow me on Twitter so that we can engage in a conversation. Now let's get started with the video. तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव्स की कि क्या पॉजिटिव्स रहे टीम इंडिया के लिए इस पूरे सीजन में। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा पॉजिटिव टीम इंडिया के लिए इस सीजन में निकल के आया है, जहां पर हम ऑस्ट्रेलिया गए और हमने होम कंडीशंस में इंग्लैंड से खेला, वो है ऋषभ पंत द बैट्समैन एंड ऋषभ पंत द कीपर। यानी कि ऋषभ पंत हमारे इस पूरे सीजन के सबसे बड़े पॉजिटिव हैं और ये जो उम्मीद उनसे जताई जा रही थी कि वो आगे चल के बनेंगे इंडिया के एक बहुत ही बड़े मैच विनर, वो अब उस रास्ते पर काफी आगे बढ़ चुके हैं। इनफैक्ट हो सकता है उन्होंने अपने करियर की सबसे बड़ी सीरीज, सबसे बड़ा मोमेंट, सबसे बड़ा जो खिताब था वो टीम इंडिया को ऑलरेडी जिता दिया है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज विदाउट 5-6 की प्लेयर्स। तो ऋषभ पंत इस सीरीज के इस पूरे सीजन के बहुत बड़े पॉजिटिव निकले, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ जिस तरीके से कीपिंग की है और जिस तरीके से बैटिंग की है, बल्कि जो माइंडसेट उन्होंने दिखाया है कि मैच दर मैच, कोई 1 मैच वंडर नहीं, कोई 2 मैच वंडर नहीं, पूरे सीजन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उन्होंने दी। अक्रॉस फॉर्मेट्स उन्होंने अच्छी कीपिंग की, अक्रॉस फॉर्मेट्स उन्होंने अच्छी बैटिंग की। और खास करके तब जब उनका आईपीएल अच्छा नहीं गया था, याद करिए जब ऑस्ट्रेलिया, जब इंडिया की टीम जा रही थी वनडे और T20 सीरीज की टीम जब अनाउंस हुई थी, तब यह कहा जा रहा था कि ऋषभ पंत हैज बिकम ओवरवेट, काफी ज्यादा वेट उन्होंने पुट ऑन कर लिया है, फिटनेस उनकी नहीं सही है, इंजरी उनको काफी ज्यादा हो रही है। आईपीएल में भी थोड़े दिन वो इंजर्ड रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वापसी की, जो उनकी बैटिंग तो फिर भी हम थोड़ी सी नजरअंदाज कर सकते थे, क्योंकि ये कहा जाता था कि ऋषभ पंत इसी तरीके से बैटिंग करते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में पहले भी सेंचुरी लगा चुके थे, इंग्लैंड में सेंचुरी लगा चुके थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कीपिंग की पूरे सीजन, जिस तरीके से उन्होंने कीपिंग की, अहमदाबाद के टर्निंग ट्रैक्स पर, चेन्नई के टर्निंग ट्रैक्स पर जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन ग्लव वर्क दिखाया, पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ की, विरोधियों ने उनकी तारीफ की। तो ये रहे इस सीजन के सबसे बड़े पॉजिटिव ऋषभ पंत। दूसरे सबसे बड़े पॉजिटिव जो इस सीजन में टीम इंडिया के लिए निकल के आए हैं वो है हार्दिक पांड्या। देखिए उनकी फिटनेस पर काफी ज्यादा सवाल अभी भी बने हुए हैं कि उन्होंने दूसरे वनडे में बॉलिंग क्यों नहीं की। हालांकि उसका जवाब विराट कोहली ने दिया कि हम उनका वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब वर्ल्ड कप आए, क्योंकि बैक टू बैक 3 वर्ल्ड कप आपको खेलने हैं 3 सालों के अंदर, ये बात आप ना भूलिए। आपको बैक टू बैक 2 वर्ल्ड T20 खेलने हैं, एक आपको खेलना है इंडिया में, उसके बाद एक वर्ल्ड T20 आपको खेलना है ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद 50 ओवर का वर्ल्ड कप आपको वापस खेलना है इंडिया में 2023 में। उसके बीच में आपको इंग्लैंड जाना है, और भी कई इंपॉर्टेंट टूर्स आएंगे, एशिया कप हो सकता है उस बीच में आप खेलें जहां आपको पाकिस्तान से खेलना पड़े। तो उसको देखते हुए हार्दिक पांड्या का वर्कलोड मैनेजमेंट टीम इंडिया कर रही है, और मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा फर्स्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया भी इस बात से वाकिफ है कि भैया हमें 6 बॉलर चाहिए। हमें तो यहां बैठ के जानते नहीं है कि भैया टीम इंडिया को 6 बॉलर चाहिए, वो भी एक स्ट्रेटेजी के तहत चल रहे हैं, तो उनको वहां पर स्ट्रेटेजिकली, तो वहां पर उनको बिल्कुल भी ब्लेम करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। खैर बैक टू हार्दिक पांड्या, जिस तरीके से उन्होंने नंबर 6 का स्पॉट पकड़ा है और ये दिखाया है कि वो टॉप में भी बैटिंग करने की काबिलियत रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 पे, नंबर 4 तक पे मैं उनको देखता हूं बैटिंग करते हुए। उन्होंने एक बार पहले बैटिंग की भी है नंबर 4 पे, अच्छी परफॉर्मेंसेस उन्होंने दी हैं और एक रिफ्रेशिंग अप्रोच लेकर के आते हैं। और मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस फिनिशर्स हार्दिक पांड्या हैं इस वक्त वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर। उनके साथ आप आंद्रे रसल को रख सकते हैं, लेकिन आंद्रे रसल स्पिनर पे फंसते हैं जब बैटिंग करने आते हैं वो, लेकिन हार्दिक पांड्या स्पिनर्स पर अटैक करते हैं। तो बहुत ही बड़ा पॉजिटिव टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या निकल के आए हैं। अब जब उन्होंने T20 क्रिकेट में 4 ओवर डालने शुरू कर दिए हैं, तो हमें उम्मीद है कि फिलहाल T20 क्रिकेट में ही उनसे प्रॉपर बॉलिंग कराई जाए। वनडे क्रिकेट में जहां पे आपको जरूरत लगे आप बॉलिंग कराइए, जहां आपको नहीं जरूरत लगे आप ना कराइए, लेकिन जिस तरीके की बॉलिंग, जिस तरीके की फील्डिंग और जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने की है, बहुत ही बड़ा पॉजिटिव हार्दिक पांड्या निकल के आए हैं कि वो मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं, एक्स फैक्टर हैं टीम इंडिया का, और शायद इस टीम के सबसे बड़े फिनिशर।
तीसरा सबसे बड़ा पॉजिटिव जो इस सीजन से निकल के आया है टीम इंडिया के लिए वो है शार्दुल ठाकुर। देखिए, विराट कोहली चाहते हैं कि उनकी बैटिंग रहे नंबर 8 तक और मैं उनके साथ हूं। क्यों? क्योंकि काफी लोग मानते हैं कि जी अगर छठा बैट्समैन है, 6 बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए तो सातवां भी कुछ कर लेगा। मैं इस थ्योरी से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं। अगर 6 बैट्समैन कुछ नहीं कर पाए तो सातवां बैट्समैन बहुत कुछ कर सकता है। ये हमें कल दिखाया सैम करन ने। अगर सैम करन वहां पे नहीं होते, कोई प्रॉपर बॉलर होता जो कि सिर्फ बॉलिंग कर रहा होता, बैटिंग उसको ना आती होती, तो इंग्लैंड वो मैच तो 15-20 ओवर पहले ही हार चुका होता। लेकिन क्योंकि वहां पे सैम करन मौजूद थे तो हमें कल एक नेल बाइटिंग फिनिश देखने को मिला। और जितने भी बड़ी टीमें हैं वो इस धर्रे पर चल रही हैं। अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में वहां पर नेथन कुल्टर-नाइल हैं, पैट कमिंस हैं, मिचेल स्टार्क ठीक ठाक बैटिंग करते हैं, तो उनके पास भी लंबी बैटिंग रहती है नंबर 8 नंबर 9 तक। इंग्लैंड भी नंबर 8 नंबर 9 तक प्रॉपर बैटिंग करता है। सिर्फ टीम इंडिया ही टॉप की टीमों में ऐसी टीम थी जो कि नीचे तक बैटिंग नहीं करती थी, तब हमारी मजबूरी थी। लेकिन शार्दुल ठाकुर के आने से जो विराट कोहली चाहते थे कि हमें एक ऐसा बॉलर मिल जाए जो कि बॉलिंग करता हो, जिसका मेन काम हो बॉलिंग, लेकिन जब वक्त आए तो वो बैटिंग भी कर दे। और कल के मैच में शार्दुल ठाकुर ने ये दिखा दिया। उन्होंने अच्छे 30 रन बनाए, तेज 30 रन बनाए। कृणाल पांड्या से तेज उन्होंने बैटिंग की। उसके साथ साथ जो पूरी सीरीज उन्होंने विकेटें ली हैं, आखिरी T20I में जब भारत फंसा हुआ था वहां पर आके शार्दुल ठाकुर ने विकेटें ली। आखिरी वनडे में जब भारत फंसा हुआ था तो सेट बैट्समैन की उन्होंने विकेटें ली। लिविंगस्टोन, जॉस बटलर को उन्होंने आउट किया। पूरे सीजन वो इस तरीके की बॉलिंग करते आ रहे हैं। और याद करिए ऑस्ट्रेलिया का वो आखिरी टेस्ट जहां पर वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर शार्दुल ठाकुर ने 50 रन की इनिंग खेली थी, ताबड़तोड़ पारी उन्होंने खेली थी, 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप की थी वॉशिंगटन सुंदर के साथ। और वो एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी, बहुत बड़ा रीजन था जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया में भारत ने जीत दर्ज की थी उस आखिरी टेस्ट मैच में। वहां पर उन्होंने विकेटें भी ली। नए बॉल से वो स्विंग कराते हैं, पुरानी बॉल से आगे कटर्स डालते हैं। उनको अपने डेथ बॉलिंग पर थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब वो इस टीम में जगह नहीं पाते हैं इस वजह से। क्योंकि जब बड़े प्लेयर वापस आएंगे, जब शामी वापस आएंगे, भुवी वापस आ गए हैं, उसके साथ जब बुमराह भी वापस आ जाएंगे तो एक अच्छी तिगड़ी आपके पास रहेगी। उनको आप रोटेट कर सकते हो। उसके बाद आगे बढ़ नटराजन है और उसके साथ साथ अगर आपके पास शार्दुल ठाकुर हो जो कि आपकी बैटिंग लंबी करते हैं और बीच में आगे विकेटें लेते हैं, और आपको क्या चाहिए। तो शार्दुल ठाकुर भी इस सीजन के एक बहुत बड़े पॉजिटिव निकले अक्रॉस फॉर्मेट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चौथा पॉजिटिव इस पूरे सीजन में टीम इंडिया के लिए निकल के आया है वो है उनकी ग्रिट और डिटर्मिनेशन एज अ होल, एज अ यूनिट। क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में ठीक है 1 मैच में हो गया, 2 मैच में हो गया, सीजन दर सीजन, सीरीज दर सीरीज, इस पूरे सीजन में भारतीय टीम ने जिस तरीके से वहां पर अपनी ग्रिट दिखाई है, डिटर्मिनेशन दिखाई है और ये दिखाया है कि हमारे पास भले ही विराट कोहली हमारा कप्तान ना हो, रोहित शर्मा हमारे उप कप्तान ना हो, हमारे पास हमारे मेन बॉलर बुमराह, शामी, अश्विन, जडेजा, उमेश यादव, इनमें से कोई भी ना हो, ईशांत शर्मा ना हो, हम कहीं पर भी किसी भी टीम को हरा सकते हैं। और यही एक लौती ऐसी टीम है इस वक्त जो किसी भी 11 के साथ, मतलब अपनी कोई भी 11 उतार के किसी भी कंडीशंस में, किसी भी फॉर्मेट में किसी भी टीम को हरा सकती है। ऐसी कोई टीम इस वक्त दुनिया में मौजूद नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो बेहतरीन टीम इंडिया का यह सीजन गुजरा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं, उनका टैलेंट नहीं, बल्कि उनकी ग्रिट, उनकी डिटर्मिनेशन और उनका हार ना मानने का जज्बा। जो फिटनेस विराट कोहली ने इंट्रोड्यूस की है इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए, जिस तरीके के बॉलर्स हमारे पास है, जो बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास है, आप देखिए पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिक्कल, उनके साथ ईशान किशन, ये प्लेयर्स अभी वनडे फॉर्मेट में जगह नहीं पा रहे हैं। उनके साथ साथ अगर आप देखें कि जिस तरीके के हमारे बॉलर्स पीछे छूट गए, नवदीप सैनी हैं उनमें से एक हैं, अभी बुमराह नहीं है, अभी शामी नहीं है, नवदीप सैनी टीम से ड्रॉप हो गए क्योंकि उनकी फिटनेस को लेकर के थोड़े इश्यूज थे। उम्मीद है कि वो आईपीएल में अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो इतनी तगड़ी बेंच स्ट्रेंथ जब आपके पास हो, बस वहां पर टीम इंडिया एक थोड़ा सा, उनको मुझे लगता है कि काम करने की जरूरत ये है कि जहां पर वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कभी कभी, उसमें आप कैचेस टपका देते हो। तो वो चीज अगर टीम इंडिया हटा दे तो वो एक बहुत ही बेहतरीन साइड ऑलरेडी वो है। आपके पास 3-3, 4-4 कीपर है, आपके पास 2-2, 3-3 कप्तान है, आपके पास 6-6 ओपनिंग बल्लेबाज हैं, आपके पास 4-4 फिनिशर हैं। सूर्य कुमार यादव टीम में आ चुके हैं जो कि एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। मिडिल ऑर्डर में कमाल की टीम यहां पर तैयार हो चुकी है अक्रॉस फॉर्मेट्स, और ये है इस टीम इंडिया का बहुत ही बड़ा पॉजिटिव।
पॉजिटिविटी के बाद अब थोड़े से एरियाज ऑफ कंसर्न्स को भी देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। जिस तरीके की बात MS धोनी करते थे, सेम चीज विराट कोहली भी कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। तो अब इंप्रूवमेंट की जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ है? देखिए, मेरे हिसाब से जो आपको इंप्रूवमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत जहां पे है और जो आपका इस वक्त सबसे वीक पॉइंट है, वो है आपकी कैचिंग। अच्छे अच्छे फील्डर्स ने, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में अपरंपार कैच छूटे, और ये सिर्फ इंडिया की दिक्कत नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने भी उतने ही कैच छोड़े, इंग्लैंड ने भी सीरीज में कैच छोड़े हैं। किस तरीके से ये हो रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इट इज टोटली अनएक्सप्लेनेबल। आप बिल्कुल इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि हार्दिक पांड्या खड़ा कैच छोड़ देते हैं? हमने देखा चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया में, याद करिए, वहां पर अजिंक्य रहाणे ने सीधा कैच मार्नस लबुशैंक छोड़ दिया। मुझे तो उस वक्त लगा था कि कहीं इंडिया मैच हार ना जाए। तो बहुत सारे कैचेस टीम इंडिया ने यहां पर छोड़े हैं, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी सीजन होगा पिछले 4-5 सालों में जहां पर इतने कैचेस टीम इंडिया ने छोड़े हों और अच्छे फील्डरों ने छोड़े हों। तो वहां पर टीम इंडिया को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि फिटनेस स्टैंडर्ड्स काफी ऊपर चले गए हैं। हमने देखा KL राहुल ने T20 सीरीज में जिस तरीके से छक्के से के अंदर से गेंद उठा करके बाहर फेंक दी, बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग एफर्ट, फिटनेस लेवल कमाल का है। लेकिन जो सिंपल कैचेस हैं, अब वहां पे नर्व्स आ जाती है, या आप जरूरत से ज्यादा कूदने फांदने की सोचते हैं, जो भी है, जो वहां पर ड्रेसिंग रूम में कोचेस मौजूद हैं, एनालिस्ट मौजूद हैं, कप्तान मौजूद हैं, सिलेक्टर मौजूद हैं, वो जानते हैं कि यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, और आई एम श्योर वो इसको कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन ये बहुत ही बड़ा इशू रहा है टीम इंडिया का इस सीजन में कि आपने कैचेस बहुत छोड़े हैं। आप याद करिए, ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच से ये शुरू हुआ था, जहां पर आपने कैचेस छोड़े थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने रन बना दिए थे। वनडे सीरीज में आपने बहुत कैचेस छोड़े और ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत कैचेस छोड़े। अब IPL आ रहा है, देखते हैं कि वो जो फील्डर्स कैचेस छोड़ रहे थे, वो किस तरीके के कैचेस अब यहां पर पकड़ेंगे और किस तरीके के कैचेस यहां पर छोड़ेंगे। क्योंकि मैं तो देख रहा हूं पिछले IPL से भी कई बार से यही हो रहा है कि आप खड़े कैचेस छोड़ देते हो, सीधे कैचेस छोड़ देते हो, और जो आपके बहुत ही डिफिकल्ट कैचेस होते हैं, जो सुपर ह्यूमन एफर्ट्स की दरकार करते हैं, वहां पर उनको आप पकड़ लेते हो। तो ये यहां पर थोड़ी देखने की जरूरत होगी कि किस तरीके से टीम इंडिया यहां पर इंप्रूवमेंट करती है इन टर्म्स ऑफ कैचिंग। और दूसरा बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न जो टीम इंडिया के लिए है, वो है स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट। देखिए, स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट इस वक्त मेरे हिसाब से हर टीम थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रही है। अगर आपके पास कोई अच्छा स्पिनर मौजूद है, जैसे इंग्लैंड में आदिल राशिद हैं, उनकी भी ठीक ठाक क्लास लगी वैसे कल, और मोइन अली हैं, अगर इनको कुछ हो जाता है, बाई चांस आदिल राशिद इंजर्ड हो जाते हैं, तो फिर इंग्लैंड के पास लेग स्पिनर कौन है? हमने तो पिछले 1.5-2 साल में किसी को नहीं देखा, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा है। अगर आपने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि हाँ भाई, ये अच्छे लेग स्पिनर हैं, इनके पास विकेट टेकिंग लेग स्पिनर हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी एडम जैम्पा है, उनके अलावा भी मैंने कोई ऐसा स्पिनर देखा नहीं जो परमानेंट उनकी टीम में जगह बनाने के काबिल हो। एडम जैम्पा के परफॉर्मेंस पर भी टाइम टू टाइम सवाल उठते हैं और उनको कोई बहुत ही ज़्यादा थ्रेट कंसिडर नहीं किया जाता है। टीम इंडिया के लिहाज से मैंने जब बात की तो कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल, ये 2 स्पिनर्स आपने इन पे बैंक किया था कि भैया हम अब वरिष्ठ स्पिनर्स के साथ जाएंगे, अश्विन जडेजा से अब बहुत हो गया। वो बहुत ही सही डिसीजन था, और वो डिसीजन आपको बहुत पहले ले लेना चाहिए था। जब आप वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल हारे थे 2016 में मुंबई में वेस्ट इंडीज से, वहां पर देखिए जडेजा को हमने कितनी बार देखा है कि जब बॉल हल्की सी गीली होती है या फिर पिच सपाट होती है, दोनों में से अगर एक भी चीज है तो फिर जडेजा बिकम्स कंप्लीटली इनइफेक्टिव। वो बहुत छक्के खाते हैं, बहुत रन खाते हैं, जिस तरीके से हमने कृणाल पांड्या को देखा, और जडेजा के साथ भी यही दिक्कत है, और कई बॉलरों के साथ यही दिक्कत है। फिंगर स्पिनर के साथ ये दिक्कत आएगी। रविचंद्रन अश्विन को भी ठीक ठाक मार पड़ी थी वर्ल्ड T20 में, उसके बाद 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत उनको मार पड़ी थी। फाइनल मैच में उन्होंने 10 ओवर में 70-75 रन दे दिए थे, वहां पर फखर जमान ने उनकी ठीक ठाक पिटाई की थी। उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि हम युजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव के साथ जाएंगे। अब आप देखिए दोनों की परफॉर्मेंसेस कहां से डिप होना शुरू हुई। कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस डिप होना शुरू हुई IPL से, जब वहां पर स्टेडियम को रिफर्बिश कर दिया गया, वहां पे पिच बैटिंग के लिए अच्छी हो गई, तो कुलदीप यादव की जो स्पिन थी वहां पर होना बंद हो गई। अब क्योंकि उनके पास स्पीड नहीं है और वो स्पिन से विकेट लेते हैं, वो गेंद को हवा में धीमा छोड़ते हैं, वहां पर उनकी पिटाई हुई। ईशान किशन ने उनकी बहुत जबरदस्त पिटाई की थी एक मैच में। उसके बाद जब आपने वो जोड़ी तोड़ दी और आप जडेजा को लेकर के आए वर्ल्ड कप में, बीच वर्ल्ड कप में आपने वो जोड़ी तोड़ दी, जहां से कुलदीप यादव टीम से बाहर निकले हैं
उसी के बाद से युजवेंद्र चहल की परफॉर्मेंस भी खराब हो गई है। अगर आप स्टैट्स उठा के देखेंगे आपको समझ आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्यों ऐसा हुआ? मेरे हिसाब से ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि युजी चहल भी थोड़े रन रोक के विकेट लेते हैं। वो बहुत ज़्यादा हवा में बीट नहीं कर देंगे आपको, कोई ऐसी उनके पास डिलीवरी नहीं है राशिद खान की जगह कि आप खड़े खड़े उसको खेल ना पाए, हाथ से पढ़ ना पाए, समझ ना पाए। कुलदीप का जो फैक्टर था दूसरी तरफ से, जब वो टीम से हट गया और जडेजा भी सीधी सीधी गेंद करते हैं, हवा में गेंद को धीमा नहीं छोड़ते, चहल भी वही करते हैं, जब वो गेंद को धीमा छोड़ते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बैट्समैन बड़ा शॉट खेलेगा उसमें मैं विकेट लूंगा, जैसे आईपीएल में वो करते हैं। वनडे क्रिकेट में इतना ज़्यादा रिस्क बैट्समैन नहीं लेते हैं जिस हिसाब से आप टी20 में लेते हैं, वहाँ पर आप विकेट नहीं लेते हैं। और जहाँ पर विकेट फ्लैट होती है वहाँ पर युजी चहल बहुत रन पड़वाते हैं और सेम दिक्कत जडेजा के साथ भी है। तो जब आपने वो जोड़ी तोड़ दी, वहाँ से कुलदीप की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नीचे चली गई, अब तो वो सीधे सीधे छक्के पा रहे हैं और युजवेंद्र चहल को भी आपने टीम से बाहर बिठा रखा है, उनको भी आप कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हो। तो वो एक दिक्कत ज़रूर आ रही है टीम इंडिया के साथ और मुझे लगता है कि आपको अपने स्पिन पे काम करने की ज़रूरत है। अब जो क्वेश्चन है बहुत बड़ा कि क्या रविचंद्रन अश्विन की टीम में वापसी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों नहीं होनी चाहिए उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। सो मेक श्योर यू लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। और अश्विन के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आपको पता चलेगा, मैं अपना ओपिनियन दूंगा और उसको बैक करूंगा कुछ डेटाबेस के साथ कि क्यों रविचंद्रन अश्विन को अब वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल युजवेंद्र चहल आपके पास मौजूद हैं, आईपीएल आ रहा है, हम देखते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंसेस युजी चहल देते हैं, किस तरीके की परफॉर्मेंसेस राहुल चहर देते हैं मुंबई इंडियंस के लिए। उनके में तो खैर पीयूष चावला भी हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा कि कितने ओवर्स राहुल चहर को वहां पर मिलते हैं। उसके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती, अब आप फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को विराट कोहली तैयार नहीं है, लेकिन अगर मुझे लगता है टी20 क्रिकेट में एक बार को वरुण चक्रवर्ती को देखा जा सकता है, थोड़ा सा योयो टेस्ट को इग्नोर करके, क्योंकि आपके पास ऑप्शन सब है नहीं। और अश्विन भी कितने ज़्यादा फिट हैं टी20 क्रिकेट के लिहाज से, उस पर भी देखना पड़ेगा आपको। खैर जडेजा से उम्मीद करेंगे कि जब वो आएँ तो अच्छी परफॉर्मेंसेस देंगे, ज़रूर देंगे, इस बारे में कोई शक नहीं है। इज़ अ बेटर बॉलर देन कृणाल पांड्या और उनकी बैटिंग भी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, लेकिन ये एरिया ऑफ कंसर्न है, ये बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है टीम इंडिया के लिए। लेकिन फील्डिंग से ज़्यादा ऊपर मैं इसको नहीं रखता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा एरिया ऑफ कंसर्न है। तो अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि रविचंद्रन अश्विन टीम इंडिया में वनडे फॉर्मेट और टी20 फॉर्मेट में क्यों नहीं होने चाहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मेक श्योर टू कमेंट योर ओपिनियंस डाउन बिलो, फॉलो मी ऑन ट्विटर so that we can engage in a conversation and I'll see you again in the next video very very soon.